ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। और आज हम 21 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं जिसके एग्जाम्स में आने की बहुत बहुत संभावना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलिए पहला सवाल लेंगे। और मैं कई सवाल, सिर्फ 4 सवाल हैं, सिर्फ 4 सवाल हैं, लेकिन 4 से 40 सवाल किस तरह बन जाते हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। और पहला सवाल ही इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको बताएगा कि सिविल सर्विसेज कैसे क्रैक किया जाता है, ठीक है। वही आप सीखना आज। पहला सवाल पढ़ते हैं पहले, जो सिंपल सा है। विच कंट्री स्कोर्ड लीस्ट एट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2022? सिर्फ सिंपल सा सवाल है कि भैया ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिलीज होता है 2022 का, उसमें कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि आखिरी पायदान पे आई है, लास्ट आई है। अब सब कुछ भूल जाइए, पहले समझते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये क्या चीज है। और बड़ा विवाद हुआ अभी हाल फिलहाल में, जब से ये 2-4 दिन पहले जब से ये रिपोर्ट आई है। सरकार ने बोला कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते क्योंकि इंडिया की रैंक बहुत कम आई है। इंडिया की रैंक क्यों कम आई है ये भी समझेंगे। प्लस ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसके पैरामीटर्स कौन से हैं, किस किस बात पे ये बोलता है कि एक रैंकिंग देता है, कौन है ऐसे लोग जो कि ये हंगर इंडेक्स बना रहे हैं, इनकी अथॉरिटी कुछ है कि नहीं है कि ऐसी फालतू हैं ये लोग, ठीक है, कि 4-5 लोग मिलकर आ गए। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार जो इतना क्रिटिसाइज कर रही है हंगर इंडेक्स को, उनका खुद का क्या कहना है वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। क्वेश्चन फिलहाल इसका आंसर यमन है। यमन में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, इसलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे आखिरी में आया है। कुल 122 कंट्रीज ने अपना डेटा दिया है, ठीक है। और उस एक कंट्रीज तो बहुत सारी है, 200 पर कंट्रीज है, लेकिन सिर्फ 122 लोगों की ही रैंकिंग आई है। तो पहले तो ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ 122 कंट्रीज ही थी, ठीक है। और इसके अंदर यमन जो है आखिरी में आया था। और कुछ कंट्री ऐसी है जिनकी स्थिति यमन से भी खराब हो गई लेकिन डेटा नहीं आ पाया। चलिए खत्म करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कि सवाल कैसे बनेगा पीसीएस के अंदर। 3-4 तरह के सवाल आएगा, सबको एक एक करके नोट करते जाइएगा, ठीक है। पहला कि भाई ये हंगर इंडेक्स रिलीज कौन करता है, कौन बनाता है। सवाल ये आ चुका है, तो कई बार आपको इंडेक्स के ऊपर आएगा कि ये इंडेक्स जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इंपॉर्टेंट है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थेंगल हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से ये मिलता है। ये तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थेंगल हिल्फ ने मिलकर ये कराया। और दोनों ये एक तरह की ये एनजीओज है, एक तरह की एनजीओज हैं जो कि 1964 के आसपास से ही लगातार एक्टिव हैं, ठीक है। और ये एनजीओज जो हैं ये काफी प्रोमिनेंट हैं, काफी फेमस हैं। इन्होंने पिछले साल लगभग $10 बिलियन से ज्यादा पैसा गरीब कंट्रीज को बांटा है, जहां पर जो हंगर से लोग लड़ रहे हैं उसको खत्म करने के लिए। और इनका मकसद रहता है कि 2023 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको मीट कर सकेगा, क्योंकि 2030 में ये बोला गया है कि दुनिया से भूख खत्म करनी है। तो भूख खत्म कर पाए उसके लिए ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करती है। इसीलिए ये कोई चिंटू पिंटू सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। उसने ये आंकड़ा दिया हुआ है, पहली चीज, ठीक है। ये सवाल आपको मिल जाएगा। फिर कौन से इंडिकेटर्स हैं जो एग्जाम में सेकंड पूछ सकता है कि इंडिकेटर कौन से। कई बार सवाल पूछा गया है कि भाई जीडीपी का क्या इंडिकेटर्स होते हैं, या हैप्पीनेस, कुछ किसी भी संस्था जो एक रिपोर्ट देती है तो किसी पैमाने पे तो बात करती होगी ना। तो वो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं एग्जाम्स में लगातार पूछा था। पीसीएस वाले एग्जाम्स पूछा आता है, छोटे मोटे एग्जाम्स में नहीं पूछा था। मैं पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं उस तरह से पढ़ा रहा हूं। तो पहला तो आपको यही आ जाएगा। सेकंड आएगा कि जो इंडिकेटर्स होते हैं क्या होते हैं, अल्प पोषण यानी कि मैल न्यूट्रिशन। हमारे देश के बच्चे, कहा जाता है, एक रिपोर्ट आई थी 50% से ज्यादा बच्चे मैल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं। खाना कैलोरीज ही नहीं है उनको, पर्याप्त रूप से कैलोरीज ही नहीं मिल पाती कि वो अपने आप को करे, तो मैल न्यूट्रिशन है। अब खा तो रहे, अब आप हो गए, ऐसा तो नहीं है। सरकार ने तो काफी अच्छा सिस्टम बना रखा है, बिल्कुल नो डाउट। हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम रहा है, आज से नहीं पहले से भी रहा है, खाना वाना मिल जाता है। लेकिन क्वालिटी क्या है, खाने की क्वालिटी क्या है। अब क्या कहने को तो पिज्जा भी खा सकते हो आप, लेकिन पिज्जा की क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है क्या? नहीं होती है। तो वो टेस्ट के लिए है, वो हेल्थ के लिए नहीं है। तो बच्चे क्या खा रहे हैं, पहली चीज
मतलब खा रहे हैं कि नहीं खा रहे पहली चीज, और क्या खा रहे हैं दूसरी चीज, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस बात को लेकर। इसीलिए मैल न्यूट्रिशन जो है वो नंबर 1 पे आता है। चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि बच्चे की हाइट जो है ऊंचाई के हिसाब से वजन कम होना, यानी कि बच्चा लंबा हो गया पर वजन तो है ही नहीं, ठीक है, ऊंचाई के हिसाब से वजन कम होना, यानी कि लंबाई हो गई, दुबला पतला सा बच्चा है, इसे कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। फिर एक चाइल्ड स्टंटिंग, यानी हाइट छोटी रह जाना, उम्र के हिसाब से वजन कम हो जाना, वजन कम हो जाना, हाइट छोटी रहना, स्टंटिंग छोटा हो जाना, नाटा हो जाना, ठीक है। फिर है बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम आयु में बच्चे जो मर जाते हैं। अब 4 इंडिकेटर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कुपोषण, मेलन्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, हाइट के साथ वजन कम हो जाना, चाइल्ड स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से वजन कम हो जाना, और चौथा है बाल मृत्यु दर, यानी कि 5 ईयर से कम वाले बच्चे जो एक मतलब 5 साल पूरा नहीं कर पाते हैं। अब ये चारों चीजें मिलकर इंडिकेटर बनाते हैं और इसमें अच्छा खासा इनका सिस्टम होता है। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें से ये निकल के आया है कि भारत का ग्लोबल इंडेक्स में जो ये है वो आता है, ये कि भारत जो है आपका 107वीं पोजीशन के अंदर है। सवाल ये आएगा, छोटे एग्जाम्स के लिए आता है या पीछे से आ सकता है। तो तीसरा सवाल ये बन गया कि इंडिया की रैंकिंग क्या है ग्लोबल इंडेक्स में, 107। पिछले साल 102 थी, तो लगातार हम नीचे गिर रहे हैं। अभी और दिखाऊंगा ना वो किस तरह से नीचे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लगातार हमारी परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है। दूसरा सवाल आप जैसे ये चारों तो हो गया, इंडिकेटर्स पूछ लिया, प्लस किसने निकाला ये पूछ लिया, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग पूछ ली, इंडिया में सिर्फ अफगानिस्तान ही इंडिया से बस 2 पायदान पीछे है, बाकी तो हम सबसे आखिरी में आ गए। लेकिन फिर जहां आप सुपर पावर बनने जा रहे हो वहां पर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भाई कि कोई कहे कि आप तो भूखे रहते हो, तो भूखे नंगे हो। नहीं, बात सिर्फ भूखे नंगे की नहीं है, बात हमने एक मेल न्यूट्रिशन की भी है। अच्छा खाना खा रहे हो, क्या वो अच्छा खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, ये मैटर करता है। आपको फ्री राशन मिलता है, फ्री राशन के अंदर चावल की क्वालिटी हमेशा डाउटफुल रहती है, चावल मोटा होता है। बहुत सारे लोग उन चावल को खरीद कर बेच देते हैं बाहर में आके, खाते नहीं है। सरकार की गलती नहीं है, सरकार ने तो दिया, आपने खाया नहीं, ठीक है। तो कई फैक्टर्स हैं। एक सवाल और बनता है कि औसत स्कोर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एक बार पूछा गया था कि इंडिया कौन सी रेंज में आता है, रैंक नहीं पूछा उन्होंने, रेंज पूछा। तो औसत स्कोर 18.2 है, मीडियम में आता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, बीच में आ रहा है 18.2, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल पीसीएस के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर जो मैं थोड़ा सा लेकर जा रहा हूं आपको कि पिछले 2015 से 15 से नहीं, कई सालों से लगातार हमारी परफॉर्मेंस खराब होती चली आ रही है। 2012 में एक बार याद रिपोर्ट आई थी तो बहुत हंगामा मचा था। उस समय सरकार को बड़ी किरकिरी हुई थी, तो लेकिन सरकार मनमोहन सिंह ने ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम बड़े एम्बिशियस हैं, हम चाहते हैं कि हम सुपर पावर बने, बट जिस तरह से हमारा इंडेक्स में रैंक नीचे आ रहा है, हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सचमुच दिक्कत में हैं, ठीक है। लेकिन आज की सरकार तो शायद ये मानती नहीं, उन्हें कहा था कि ये तो इमेज खराब करने की बात की है। लेकिन मैं इस बात का भी काउंटर करूंगा किस तरह से सरकार का यह पॉइंट गलत है, पहले समझते हैं। अब देखिए यहां पर नीचे से देखते हैं, 2015 की बात करते हैं। इंडिया का रैंक जो है 95 है, पाकिस्तान 106 पे था, ठीक है। 2016 की बात करते हैं, इंडिया का रैंक 97, मतलब कि नीचे गिरा, 93 से 97 आया। अगले साल 100 पे आ गया, अगले साल 103 पे आ गया, अगले साल 102 पे आ गया। तो आप देखो लगातार इंडिया की रैंक जो है वो नीचे 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 आ रही है और गिर गिराकर 107 पे आके रह गई है, ठीक है। तो लगातार परफॉर्मेंस खराब है, ये एक बार का आंकड़ा नहीं है, एक बार गलती हो सकती है, बार बार नहीं। मतलब सचमुच सरकार को देखना पड़ेगा कि चीजें कहां पे गड़बड़ हो रही हैं। चलिए अब ये तो हमने बोल दिया कि विदेशी साजिश है और हम नहीं मानते। चलो आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मत मानो, कोई बात नहीं है, अपने आंकड़े को तो मानोगे ना, अपने सर्वे जो किया है उसको तो मान लोगे। तो क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड चीज, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, 5वां सर्वे है ये, लगातार पिछले 20-25 साल के अंदर हुए हैं और इसकी रिपोर्ट जनवरी में आई थी। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने अपना आंकड़ा दिया, वैसे भारत सरकार ने सर्वे कराया, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ने सर्वे कराया और फैमिलीज के हिसाब से सर्वे किया कि यहां पर किस तरह चल रहा है। उसकी रिपोर्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, ठीक है। क्या है की फाइंडिंग्स है केएफसी की, सॉरी एनएफएचएस की। पहला है सेक्स रेशो, सेक्स रेशो क्या है, एनएचएस 5 क्या बोलता है कि 1020 वुमेन फॉर 1000 मैन, यानी कि सेक्स रेशो बढ़ गया हमारा।
1000 पुरुष पे 1020 औरतें हैं। ये कौन कहता है? ये आंकड़ा दे रहा है। इसका मतलब है सेक्स रेशियो अच्छा खासा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, जो कि 19 से लेकर 21 के आंकड़ा जो हुआ था उसके हिसाब से था। अब लेकिन यहां पर सिर्फ सेक्स रेशियो ओवरऑल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बाय एट बर्थ की बात कर रहे हैं कि जब जन्म लेते समय क्या आंकड़ा है, जन्म लेते समय। तो जन्म लेते देखते हैं कि वहां पर थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि ठीक है, वो वही चीज है, यहां पर थोड़ा सा ठीक क्या है, 952 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, यानी कि जन्म ले रही जो बच्चियां हैं उन वो ज्यादा पैदा नहीं हो पा रही हैं। ओवरऑल की बात करते हैं तो 1000 के ऊपर 1052 आपको दिख जाता है, 1020 दिख जाता है। बट आपका जब हम एट बर्थ की बात करते हैं कि तुरंत हाल से पैदा हुए बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि इसमें बूढ़े भी आ जाएंगे, जवान भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें बात करते हैं तो 952 गर्ल्स हैं। दो अलग चीजें हैं, एक ओवरऑल है, इसमें बच्चे बूढ़े सब आएंगे, और एक में सिर्फ पैदा होते समय। तो इसका मतलब क्या है कि जो कि आपका भ्रूण हत्या हो रही है वो ये शो कर रहा है कि भ्रूण हत्या की जा रही है, ठीक है, अभी भी, क्योंकि एटलीस्ट 1000 पे 1000 तो होना ही चाहिए था, ये एक आइडियल कंडीशन होती है, लेकिन अभी भी दिक्कत कर रही है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, इनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रहती है, बहुत खराब रहती है, ठीक है। अच्छा, एक अगला कॉन्सेप्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो किया, उन्होंने टीएफआर को किया, और ये एग्जाम में लगातार सवाल आया, टोटल फर्टिलिटी कि एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है, भारत की एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है, ठीक है। तो ये बोला गया कि भाई देखो ऐसा है, दो चीजें यहां पर कॉन्सेप्ट है, दो कि इंडिया का टीएफआर जो है वो 2 दिया गया है, 2, यानी एक महिला 2 बच्चे जन्म पैदा करती है, एक महिला 2 बच्चे जन्म कर देती है, जो कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से भी नीचे है, यानी कि 2.1 रिप्लेसमेंट होता है। ये अभी पॉइंट समझिएगा, जब फर्टिलिटी रेट, अभी पैट में सवाल आया था ना ये ना, जब फर्टिलिटी रेट 2.1 है, यानी एक महिला 2.1 बच्चे दे रही है, तो रिप्लेसमेंट रेट है, यानी कि जितने बच्चे सिस्टम से बाहर जाएंगे उतने लोग सिस्टम के अंदर आएंगे, तो आपका जो लेबर फोर्स है वो मेंटेन रहेगी। जितने लोग बच्चे सिस्टम से बाहर जा रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, उतने बच्चे नए बच्चे आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं इकोनॉमी को, कोई दिक्कत नहीं लेबर फोर्स को। लेकिन अगर 2.1 से कम होता है, इसका मतलब क्या है कि जितने बच्चे गए उससे कम बच्चे आए, तो लेबर फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी। जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहां पर फर्टिलिटी रेट 1.4, 1.5, 1.6 है, इसलिए दिक्कत आ रही है कि वहां बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं, जवान नहीं है। अगर आपसे सवाल इस तरह भी पूछ सकता है, वो पिरामिड वाले सवाल आते हैं इसके अंदर, जहां पर एज पिरामिड वाले होते हैं, ठीक है। तो फर्टिलिटी रेट से अगर ज्यादा है, मतलब 2.4 है, इसका मतलब है कि ज्यादा बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, ज्यादा बच्चे हैं, मतलब और अनएम्प्लॉयड हैं वो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि टीएफआर ने तो 2 दे दिया, लेकिन रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 है, जो कि दिक्कत कर सकता है ये, ठीक है। अच्छा, उसमें भी यहां पर अर्बन और रूरल की बात करते हैं कि गांव में तो 2.1 है, गांव में तो 2.1 है, शहरों की हालत बहुत खराब है। शहरों की हालत क्यों खराब है? क्योंकि ये तो बहुत नीचे चला गया है, शहर के जो है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से 2.1 से भी नीचे चला गया है, और इसके पीछे कुछ ऑब्वियस कारण भी हैं। और फैमिलीज जो हैं वो छोटी हैं, लोग कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, शादी कर नहीं रहे हैं, शादी कर भी रहे हैं तो बच्चे उनके कम पैदा हो रहे हैं, कम पैदा कर रहे हैं, तो यहाँ इसलिए शहरों में फर्टिलिटी रेट कम होती है, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट हो गए। तीसरा आ गया चाइल्ड न्यूट्रिशन, थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। चाइल्ड न्यूट्रिशन इंडिकेटर, अब देखो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसकी बात करते हैं, तो ये सरकार का आंकड़ा है, ठीक है, कि न्यूट्रिशन सरकार कहती है कि भैया हमने ना कुछ तो इंप्रूवमेंट किया है, स्लाइट इंप्रूवमेंट किया है स्टंटिंग के ऊपर, जो हाइट वजन छोटा रह जाता है, कि 38% से लेकर 36% पे आ गए। मतलब पहले सरकार कह रही है 38% बच्चे हमारे स्टंट करते थे, इनका वजन उम्र के साथ कम था, अब 36% हो गया है। यानी कि सरकार खुद मानती है कि स्टंटिंग हमारे देह एक अपने आप में बड़ा समस्या है। वेस्टिंग जो है, जो कि हाइट के साथ उम्र वजन कम होना, वो भी देखिए कि 21% से 19% पे आ गए हम लोग। तो इंप्रूवमेंट हुआ है, बट ये कोई बहुत प्रोमिनेंट इंप्रूवमेंट नहीं है। सरकार खुद मान रही है कि अच्छे खासे बच्चे हैं जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं तरीके से नहीं चल रही है। अंडरवेट कितने हैं? 36% पहले थे, बाद में 32% बन गए। यानी कि ओवरऑल समझें तो ग्लोबल
हंगर इंडेक्स जो कि इन्हीं आंकड़ों पर डिपेंड करता है, साफ साफ कह रहा है, सरकार के आंकड़े भी साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे देश के बच्चे उतने हेल्दी नहीं हैं जितने होने चाहिए। फिर सरकार ने एक बात और कही है, सरकार ने कहा कि बच्चे एनेमिक भी हो रहे हैं, यानी कि खून की कमी भी उनके अंदर हो रही है, ठीक है। और अंडर 5 बच्चे जो हैं वो 58% से 67% ऐसे हो गए हैं जहां पे एनीमिया का केस देखा जा रहा है। तो वर्सन इन ऑल स्टेट, यानी कि बच्चों के अंदर खून की कमी जो है वो बहुत बढ़ गई है। इसीलिए मिड डे मील के अंदर शायद आयरन की गोली को देने का भी प्रावधान किया जा रहा है कि आयरन की गोली खाकर बच्चों के अंदर वो चीजें निकाला जाए। तो स्थिति सरकार खुद अपने आंकड़ों में कह रही है कि स्थिति अच्छी नहीं रही है। सिर्फ केरल के अंदर परफॉर्मेंस सही है, बाकी सब लोग सीवियर कैटेगरी में आते हैं, सारे सीवियर कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ केरल के अंदर स्थिति थोड़ी सी बेटर है, जो कि एवरेज वाले के अंदर, मॉडरेट वाले के अंदर रहता है ना, 20% से लेकर 40% तक है, तो वो केरल के अंदर ही है लगभग 39.4%। बाकी सभी जो हैं वो सीवियर कैटेगरी में आती हैं। फिर सरकार कहती है इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो इसमें तो इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 76% बच्चे ऐसे हैं जो कि इम्यून हो रहे हैं अलग अलग बीमारी से। फिर है एक बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी कि हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होने के, तो वो भी एक अच्छा खासा बढ़ा है 79% टू 89%, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो हैं अब वो हॉस्पिटल्स में पैदा हो रहे हैं, घरों में दाइयों द्वारा पैदा नहीं किए जा रहे हैं। काफी दिक्कत है। पौंडीचेरी के अंदर 100% है, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के अंदर 100% है, और लगभग 90% जो है बाकी स्टेट्स के अंदर भी आ गए। तो मतलब अच्छी खासी तादाद हो गई है। सिर्फ पौंडीचेरी के अंदर सारे बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं। तमिलनाडु वगैरह में 90% के ऊपर आ गया है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस, यानी कि जो गर्भ निरोधक जो दवाइयां होती हैं उसका यूज करने की बात करते हैं, तो वो भी 67% तक बढ़ गया है। ये सब आपको दिखा रहा है कि धीरे धीरे चीजें हैं। सिर्फ पंजाब में प्रॉब्लम कर रहा है, पंजाब के ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, तो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं वो भी, उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई है। 6 मंथ्स के बच्चों का आंकड़ा लिया है, इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई है। लगभग 64% बच्चे अब माता का दूध पीने लगे हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये कुछ आंकड़े रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन समझ लीजिएगा ये कुछ आंकड़े रहे हैं इसी हंगर इंडेक्स जुड़े हुए, इसी टॉपिक जुड़े हुए, इसलिए मैंने कहा पूरा कवर कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो सरकार जो भी कहे, सरकार को बार-बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई मेंस में तो लिखना ही है ना आपको, तो मेंस में ये सब आपको एनालिटिकल चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आ गया या एक और है कि वुमेन एम्पावरमेंट में बात करते हैं, तो ये यहां पर एक चीज समझ लीजिए, एक आंकड़ा, छोटा सा आंकड़ा है कि औरतों का जो बैंक अकाउंट है, मतलब कि औरतों के पास जो बैंक अकाउंट है, लगभग 79% औरतों के पास अपना बैंक अकाउंट हो चुका है। सवाल अपने यहाँ पे बने हुए, हर एक लाइन में सवाल है, हर एक लाइन में सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में फैक्चुअल डेटा से पूछ लिया जाएगा, इसलिए प्लीज इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम डिवाइन स्कीम्स इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच रीजन ऑफ द इंडिया। पीएम डिवाइन एक योजना चलाई जा रही है, पूछा रहा कि ये कहां के लिए है, तो प्रधानमंत्री डिवाइन दिव्य बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डिवाइन बोलते हैं, और ये जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट में चलती है। कहां पे? नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं वहां के लिए ये पीएम डिवाइन बनाया गया। इसमें क्या है, इसमें 100% तक की आपका 100% तक की 100% वित्तीय सहयोग मिलेगा, यानी कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड स्कीम्स होंगी 100%, मतलब कि स्टेट्स को नहीं देना है, सरकार अपनी तरफ से पैसा लगाएगी, 100% तक का पैसा लगेगा। नहीं तो अमूमन क्या होता है, कोई भी योजना होती है उस पर सरकार और स्टेट्स का कुछ रेशो होते हैं, 75 ना, इस तरह से होता है, अलग अलग रेशो होते हैं कि 50-50 लगाएंगे, 75-25 लगाएंगे, 90-10 लगाएंगे, तो इस तरह से होता है। तो इसमें क्या बोला है कि 100% है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला है कि पीएम डिवाइन के अंदर 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, जो कि इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड एक्टिविटीज, सोशल डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट किया जाए। चलिए अब थोड़ा सा जीएस का पढ़ लेते हैं, करंट तो पढ़ ही लिया है, जो चूंकि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा एक चीज एक्स्ट्रा डालना जरूरी है। अगर नॉर्थ ईस्ट से सवाल जीएस का आ जाए तो 2-3 सवाल बन जाते हैं, वैसे तो कई सारे बनते हैं। एक तो म्यांमार और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है वो आपको देखना पड़ेगा, तो ये हिमालयस बॉर्डर है, तो इसमें अलग अलग जो है हिल्स हैं, तो वो हिल्स कौन सी होती हैं, सवाल भी पूछा भी गया है। मीजो हिल्स, नागा हिल्स, पटकाई बम हिल्स,
पूछा गया था, पीसीए से पूछा गया था कि भाई ये पटकाई बम हिल्स और नागा हिल्स कहाँ है, तो इंडो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर हैं ये मीजो नागा पटकाई हिल्स, ठीक है, तो याद रखना है। फिर गारो खासी जो जैंतिया जो माउंटेन रेंज है वो यहाँ पर है, और आपको पता चेरापूंजी और मेश्राम जो है वो सब यहाँ पर, तीनों जो माउंटेन्स हैं वो इस तरह से तीनों में, और जब बादल वहां अंदर फंस जाता है तो बादल बारिश बार बार बारिश करता है, इस कारण से जो चेरापूंजी वगैरह हैं जो रहते हैं। प्लस हमें ये याद करना पड़ेगा कि कुछ नारमा बरुआ नाम का एक पास है, तो पासेस के ऊपर दर्रों के ऊपर सवाल बनते हैं, तो नामचा बरुआ जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये कुछ ये सब हैं जो मैंने कहा क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। Which airport has started 100% operation for green energy source? ग्रीन एनर्जी सोर्स के पर कौन सा एयरपोर्ट जो है टोटल 100% आ गया है, तो वो है मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट जो कि अडानी ग्रुप द्वारा वहां पर ऑपरेट किया जा रहा है, वो कह रहा है कि हम लोग सारी एनर्जी जो ले रहे हैं 100% जो है वो इको फ्रेंडली एनर्जी है, जिसके अंदर से हाइड्रो पानी द्वारा, विंड द्वारा एनर्जी 95% बनाई जा रही है, और 5% एनर्जी जो सोलर एनर्जी द्वारा बनाई जा रही है। तो अगर आप इसको जोड़ोगे रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी तो समझ में आ जाएगा। थर्मल पावर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। थर्मल पावर एनर्जी क्या है। अब इस करंट अफेयर्स के सवाल को अगर हम थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाएं और सरकार का आंकड़ा लेने की कोशिश करते हैं, तो भाई ये समझो सरकार ने कुछ अपने प्लान रखे हैं कि सन 2030 तक, ये कौन बोला, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एक आंकड़ा दिया है कि सन 2030 तक जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है, वो एनर्जी जो बार बार इस्तेमाल की जा सकती है, तो विंड है, वाटर है, ठीक है, हाइड्रो, इसका शेयर हम 18% से बढ़ा के 44% करना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है 2030 तक कितना बढ़ाएगी, 18% से 40% तक, 44% तक बढ़ाना चाहती है, यानी कि लगभग आधा प्रतिशत तो है, मतलब आधा जो यूज है वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होना चाहिए। While the thermal energy is expected to reduce from 78% to 52%। अब ये लाइन बहुत समझना है जरूरी है। थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जिसके अंदर कोयले के माध्यम से पानी गर्म किया जाता है और फिर वो भाप बनता है और फिर वो बिजली पैदा करता है। थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। अब ये तापीय ऊर्जा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा पॉल्यूशन करता है, ये फ्लाई ऐश हो गया या बाकी चीजें हो गई हैं, गैसेस निकलती हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी के माध्यम से भी होता है। सवाल अपने आप पूछा जाता है सबसे ज्यादा एनर्जी किस माध्यम से निकलती है, थर्मल पावर एनर्जी होती है। और अब ये प्रॉब्लम क्या करती है कि गैसेस का तो सरकार चाहती है कि लगातार धीरे धीरे इनका यूज कम किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए जो फिलहाल 78% एनर्जी है उसको 52% लाना चाहते हैं 10 साल के अंदर, और उधर जो 18% से 44% बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टेड इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो अराउंड 832 गीगावाट्स है, यानी कि 2030 तक 832 गीगावाट जो मतलब एनर्जी हम चाहते हैं कि इतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस करें, ठीक है, जिसके अंदर 291 जो होगी थर्मल होगी, 17 जो होगी न्यूक्लियर होगी, 253 जो होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, ठीक है। यानी इसमें जो इसके अंदर भी जोड़ेंगे 73 हाइड्रो होगी, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना जरूरी है। अपने आप में डेटा जो है बहुत ज्यादा, आप इसको पढ़ेंगे ये डेटा बहुत अच्छे तरीके से कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी है, ये सब आप आराम से पीडीएफ को पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट सब इतना है कि कौन सी अभी कितना शेयर कर रहे हैं और 2030 में कितना शेयर करेंगे, ये सब आप आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीडीएफ डाल दूंगा मैं। इन विच स्टेट द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स एंड लॉ सेक्रेटरीज वाज हेल्ड रिसेंटली। कहां पर कानूनी मंत्रियों और कानूनी सचिवों का अखिल भारत सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो वो आंसर है इसका गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर ये सब चीजें की गई हैं, लॉ मिनिस्टर और लॉ सेक्रेटरीज के बीच में हुआ है। तो ये तो चारों क्वेश्चन मैंने लगा दिए इसके अंदर, आपको बता दिए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने ध्यान से पढ़ा होगा। कम से कम करंट अफेयर्स और जीएस मिलकर इसी पीडीएफ से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको लेके देंगे। इसीलिए थोड़ा सा इस पीडीएफ को और जो मेरे लेक्चर है इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।